हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता एकेडमी चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो बायोलॉजी सीरीज में कल हमने टॉपिक शुरू कर दिया था डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। लेकिन कल जिन्होंने भी आपका ये टॉपिक मेरे साथ कवर किया था, शुरू थोड़ा सा हमने कर दिया था, आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी, बाहर से आवाज़ें, यहाँ पे कुछ फंक्शन था तो आवाज़ें आ रही थी, इसलिए हम टॉपिक जो है अपना कंप्लीट नहीं कर पाए थे, शुरू में ही हमने बंद कर दिया था। तो आज हम इस टॉपिक को दोबारा से शुरू करेंगे और इसे पूरा ख़त्म करेंगे। तो जो कल हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था उसका हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि एक फ्लो आपका पूरा बन जाए। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एंड तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि टॉपिक जो है आपका ये इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक से आपके कोई भी एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो आप फूड लेते हैं, आप जो खाना लेते हैं, उसको खाने में आपके जो पार्टिकल्स हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन। ये 3 मेन चीज़ें, आप कुछ भी खाएं, आप दही रोटी खा रहे हैं, आप पराठे खा रहे हैं, आप पनीर खा रहे हैं, कुछ भी खाएं, उसमें क्या है, मेनली आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं और उनको सिंपलर टर्म्स में जो है आपके कन्वर्ट कर दिया जाता है आपकी बॉडी के द्वारा। और जब आपको सिंपलर टर्म्स में इनको कन्वर्ट करके आपको जो एनर्जी मिलती है, उसके बाद ये जो पूरा प्रोसेस आपकी बॉडी में कंप्लीट होता है उसे हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। और ये सिस्टम जो है आपकी बॉडी जो कंप्लीट करती है, इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड जो आपके आइटम्स है उसको सिंपलर टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिससे कि आपकी बॉडी को एनर्जी मिल सके। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये हमने मेन जो डेफिनेशन देख ली और इसमें हमने देखा था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये आपका पाचन तंत्र को हम मेनली 2 टर्म्स में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल, दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि पाचन तंत्र। एलिमेंट्री कैनाल यानी कि जो आहार नाल मैंने आपको बताया था, इसकी लंबाई पूछे तो 9 मीटर या 33 फीट इसकी जो है लंबाई ऑन एन एवरेज होती है। और एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ से शुरू होती है, माउथ, मुख से लेकर आपके एनस यानी कि गुदा पर जाकर ये आपके फिनिश होती है। और माउथ के बाद आपका ओरल कैविटी आता है, फिर फेरिंक्स या ग्रसनी, फूड पाइप जिसे ओसोफेगस भी कहते हैं, खाद्य नली भी कहते हैं, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि छोटी आंत इसे हिंदी में कहते हैं, जिसके 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, जजनम, इलियम, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत जिसके आगे 3 पार्ट है, सिकम, कोलोन, रेक्टम और लास्ट में आपका एनस। तो ये पूरा हमने एलिमेंट्री कैनाल कैसे कैसे आपके आगे प्रोसीड करती है माउथ टू एनस, ये सब हमने देख लिया था। और फिर हम शुरू करने वाले थे कि जो आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल के साथ आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो कि आपके डाइजेशन में मेनली हेल्प करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं ताकि आपको एनर्जी मिल सके। तो इसके लिए डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन से हैं हम देखेंगे। आपकी बॉडी में जो ये ऑर्गन्स होते हैं यानी कि वो ऑर्गन्स जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है जिनके पास होते हैं, तो वो ऑर्गन जो मेनली सिक्रेट क्या करते हैं, उनके पास होते हैं जूस, एंजाइम और हार्मोन, जिसमें से जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है उनके पास मेनली क्या होता है, जूस और एंजाइम, और ऐसे ग्लैंड्स को हम डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है बोलते हैं। अब एग्जाम्पल हम देखें ताकि और अच्छे समझ आए। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड आपकी बॉडी में कौन कौन से हैं जो कि जूस या फिर हार्मोन्स की हेल्प से जो है आपकी बॉडी में जो है फूड को डाइजेस्ट करके आपको एनर्जी देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक तो हमने कल पढ़ भी लिया था, फिर भी एक बार रिवाइज कर लिया है हमने ताकि आपको और अच्छे से समझ आए, आपका एक फ्लो बन जाए। तो यहाँ पर देखिए माउथ और जो आपकी ओरल कैविटी, इसे आप एक भी समझ सकते हैं, माउथ में आपका आगे जाके जो है ओरल कैविटी है। तो यहाँ पर आपका कौन सा डाइजेस्टिव ग्लैंड है, कोई बता सकता है। तो यहाँ पर है आपका सलाइवरी ग्लैंड। कौन सा है, सलाइवरी ग्लैंड या लार ग्रंथि, हिंदी में क्या कहते हैं हम इसे, लार ग्रंथि। उसके बाद फेरिंक्स, उसके बाद आपका मुख के बाद आपके आता है फेरिंक्स और फिर आपकी शुरू हो जाती है ईसोफेगस या फूड पाइप। यहाँ पर आपका कोई ग्लैंड नहीं होता। अमाशय में जाकर आपका यानी कि स्टमक में आपका जो ग्लैंड आपका मिलता है वो होते हैं आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड या गठर ग्रंथि, जो कि क्या सिक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस, यानी जो आपका गठर जूस है वो इनके पास, गठर रस जो है इनके पास होता है। उसके बाद आपकी आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर आपके जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास आपका
दो ऑर्गन जो है मेनली आपके काम करेंगे, कौन कौन से, ड्यूडेनम और जेजुनम। ये आपका जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के दोनों पार्ट हैं और ये आपके जो है दो जूस सीक्रेट करते हैं, आपका जो है ड्यूडेनम नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन के दोनों मैंने पार्ट लिए थे, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, तीन पार्ट जो है आपके मिलते हैं। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है पहला ड्यूडेनम, इसमें दो जूस सीक्रेट किए जाते हैं यहाँ पर, कौन कौन से, लीवर और पैनक्रियाज के द्वारा। ये दो ऑर्गन जो है लीवर और पैनक्रियाज, तो लीवर और पैनक्रियाज, लीवर एक जूस सीक्रेट करता है बाइल जूस, इसका क्या काम है वो मैं आगे डिस्कस करूंगी, और पैनक्रियाज भी पैनक्रियाटिक जूस और साथ में चाहे 3 एंजाइम सीक्रेट करता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये दोनों अपने जो सीक्रेशन है आपका ड्यूडेनम यानी कि जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, यहाँ पर ये दोनों अपने सीक्रेशन जो है प्रोड्यूस करते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये हम आगे देखेंगे। आपके लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर आपके जो इंटेस्टाइनल जूस भी होते हैं, क्या होते हैं, इंटेस्टाइनल जूस यानी कि आंत्र जूस। उसके बाद एनस यानी कि जिससे कि जिससे आपका जो डाइजेशन पूरी कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद जो आपका वेस्ट लास्ट में रह गया है वो आपकी बॉडी से बाहर एनस के थ्रू निकल जाता है। तो मेनली जो आपको पढ़ने हैं इन ग्लैंड्स के बारे में जो हम पढ़ने हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ना है, जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। और ये जो ग्लैंड्स है आपका मेनली हेल्प करता है डाइजेशन में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की डाइजेशन में जो है आपकी ये हेल्प करते हैं। तो बिल्कुल हम शुरू कर रहे हैं। अभी तक आप कह सकते हैं कि एक हमने इंट्रोडक्टरी फेज जो है देखा है, डाइजेशन की एक समझ बनाई है। अब हम देखेंगे कि डाइजेशन शुरू कैसे होता है, कहाँ कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी में डाइजेशन शुरू होता है, कहाँ फैट का डाइजेशन शुरू होता है, कहाँ प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है और कौन से एंजाइम के द्वारा होता है, ये सब हम अब डिस्कस करेंगे। तो मैं मिटा रही हूँ, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, लाइक करने में कंजूसी ना करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पर, कहीं भी शेयर करना चाहें फिर शेयर करें वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हमने जो ग्लैंड लिखा था जहाँ से हम फूड लेते हैं, फूड हम कहाँ से लेते हैं, मुंह से लेते हैं, तो माउथ से हम शुरू करते हैं, यानी कि माउथ और जो हमारी ओरल कैविटी है यहाँ से हम शुरू करते हैं कि यहाँ पर हमारा कौन सा ग्लैंड पाया जाता है। तो यहाँ हमारा ग्लैंड मिलता है आपको सलाइवरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, यानी कि लार ग्रंथि। तो ये आपको जो है यहाँ पर आपका जो है ग्लैंड मिलता है। और माउथ कैविटी में एक और चीज़ समझ ले आप, थोड़ा सा यहाँ पर साइड में मैं लिख देती हूँ। माउथ और ओरल कैविटी में जो हम देखें तो यहाँ पर आपके टीथ भी होते हैं। तो टीथ जो है आपके जो हेल्प करते हैं आपके खाना जो आप ले रहे हैं उसको चबाने में, चीरने में, फाड़ने में, चबाने में हेल्प करते हैं। तो टीथ आपके जो है 4 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये आपके 4 तरह के टीथ होते हैं। डायग्राम भी देख ले अगर आप ये देखना चाहें तो ये आपका जो है टीथ जो है इस तरह के होते हैं। ये आपका जो जबड़ा होता है उसमें धंसे होते हैं आपके टीथ। तो टीथ के जो बाहर कवरिंग होती है किससे बनी होती है, ये होती है आपके इनेमल की बनी हुई, और ये डेंटाइन होता है, और अंदर जो है आपकी ब्लड वेसल्स जो है दांत की होती है। और ये आपका कहते हैं, इसका आप कहते हैं जो आपका क्राउन पार्ट है टीथ का, दांत का क्राउन पार्ट, ये नेक और ये रूट। तो इस तरह से आपका कुछ दांत होता है, दांत की संरचना होती है। तो कहा जाता है कि जो आपकी जो ये जो अंदर ब्लड वेसल्स है तो अंदर का पार्ट जो है लाइव है, ये सजीव होता है। लेकिन ये जो डेंटाइन बना होता है ये आपके डेड मटेरियल से बना होता है, इसमें कोई ब्लड वेसल नहीं होती। और आपके शरीर का जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो आपका इनेमल से ही बना होता है, जो कि आपके दांत में होता है, इनेमल का होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है आपकी बॉडी में। और आपके टीथ में क्या पाया जाता है, मेनली कौन कौन से जो मिनरल्स पाए जाते हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है आपके मेनली दांत में पाया
जाता है। और अगर जो है अगर आप देखिए रात भर अगर आपके दांतों में खाना सड़ता रहे और आप अपने दांतों को अच्छे से साफ नहीं करते हैं तो वह सड़ने लग जाता है। इसलिए आपको बोला जाता है कि आप रोज ब्रश किया करें। क्यों? क्योंकि अगर आपके दांतों में जो है सड़न पैदा हो जाती है, यानी कि जो बैक्टीरियाज हैं वो क्या करेंगे, आपके यहाँ पे मुंह में जो है एसिड प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, जिससे कि आपके दांत जो है वो सड़ने लग जाते हैं। तो अधिक एसिडिटी के कारण जो है कैल्शियम और फॉस्फोरस के, क्योंकि ये बने होते हैं आपके टीथ, तो आपके टीथ सड़ने लग जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि आप ब्रश करें, किससे? आपके टूथपेस्ट से। क्योंकि टूथपेस्ट में क्या होता है, आपका बेस होता है जो कि इस एसिड के जो इफेक्ट को न्यूट्रलाइज जो है आपका कर देता है। तो ये इसके पीछे जो है फैक्ट होता है। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो आपके जो टीथ है ये 4 तरह के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। जो कि इंसाइजर्स, कैनाइन, ये आपको याद रखने हैं, ये काटने के लिए, चीरने फाड़ने के लिए, और ये चबाने के लिए जो है आपके यूज होते हैं। हाँ, एडल्ट में जो आपका टीथ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 1 2 3। इंसाइजर्स के लिए ये कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। लेकिन अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में क्या फॉर्मूला होता है, 2 1 0 2, यानी कि इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। बच्चों में प्री मोलर जो है आपका नहीं होता है, बच्चों में प्री मोलर टीथ जो है आपके नहीं होते, इसलिए इनके फॉर्मूला में यहाँ पर 0 आता है। तो ये कई बार फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। एडल्ट्स में जो आपका फॉर्मूला है, डेंटल फॉर्मूला 2 1 2 3 है। बच्चों में 2 1 0 2, उनमें प्री मोलर जो टीथ है वो नहीं पाए जाते। एक विजडम टीथ होते हैं, विजडम टीथ, जिसे हम कहते हैं कि नॉर्मल भाषा में अक्कल दांत, जो कि कब आते हैं, वो आपके 20 की उम्र के बाद जो है आपके आते हैं। तो ह्यूमंस में जो है आपके 4 तरह के टीथ जो है आपको पाए जाते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसलिए मैमल्स को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है हिट्रोडोंट। हिट्रोडोंट, क्योंकि अलग अलग जो तरह के जो है इनमें जो है दांत पाए जाते हैं, इस टर्म को हिट्रोडोंट बोला जाता है। हिंदी में इसे हम बोलते हैं विषम दंती। क्या बोलते हैं? विषम दंती। और यहाँ पर मैंने बोला कि यहाँ पर जो आपके ह्यूमंस हमारे टीथ होते हैं, ये आपकी जो क्या है, ये जबड़ा है। जबड़े में आपके जो सारे टीथ जो है आपके धसे होते हैं अंदर की ओर। ये आपका जबड़े में आपके जो टीथ है क्योंकि धसे हुए हैं, और इसलिए हमारे जो टीथ है उनको क्या बोला जाता है, वो आपके हैं थीकोडोंट। इसके लिए टर्म यूज होती है थीकोडोंट, यानी कि गर्त दंती। और हमें पता है कि हमारे जो दांत है वो 2 बार आते हैं। जो आपके टेम्परेरी टीथ आते हैं जो बच्चों में आते हैं, जिसे दूध वाले दांत बोलते हैं, और बाद में परमानेंट टीथ आते हैं। क्योंकि 2 बार हमारे पूरे लाइफ साइकिल में टीथ आते हैं, तो एक और टर्म यहाँ पर यूज होती है। एक ये टर्म हो गई, एक ये टर्म होगी, और एक टर्म यहाँ पर लिख ले आप, डिप्हायोडोंट, यानी कि द्विदंती। 2 बार जो है आपकी लाइफस्टाइल में, पूरी लाइफ स्पैन में आपके दांत आते हैं, तो इसलिए इस टर्म को बोल जाता है डिप्हायोडोंट। तो ये जो है आपके याद रखना है। तो मैमल्स में, यानी कि जो हमारे ह्यूमंस में यही जो चीज़ होती है, मैमल्स कोई भी मैमल देख लें, उनमें ये जो हिट्रोडोंट होते हैं, अलग अलग तरह के दांत होते हैं। जबड़े में धसे होते हैं तो थीकोडोंट यूज किया जाता है, और उनमें 2 बार जो है दांत आते हैं। बाकी जो आपके फिशेस हैं, एम्फीबियंस है और रिप्टाइल्स है, जैसे सांप है, उनमें अगर देखें तो उनमें जो है एक ही तरह के, उनमें अलग अलग तरह के दांत नहीं पाए जाते, तो उनमें एक ही तरह के जो है दांत पाए जाते हैं, और इसलिए उनके लिए टर्म यूज होती है होमोडोंट। होमोडोंट यानी कि समदंती। और उनमें जो टीथ होते हैं वो जबड़े में धसे नहीं होते। उनके कुछ टीथ अगर आप देखेंगे, अगर मगरमच्छ आपने देखे हैं मगरमच्छ के, तो उनके दांत ऐसे सीधे खड़े होते हैं बिल्कुल, तो उसको लिए टर्म यूज होती है एक्रोडोंट। और हमारे में मैमल्स में तो सिर्फ 2 बार पूरी लाइफ में जो है दांत आते हैं, इसलिए डिप्हायोडोंट बोलते हैं। लेकिन जो बाकी है, फिश है, एम्फीबियन है, रिप्टाइल है, उनमें जो है कई बार जो है दांत आ सकते हैं, तो उनके लिए टर्म यूज हो जाती है पॉलीहायोडोंट। पॉली डिप के आगे पॉली लिख दे, POLY, यानी कि कई बार उनमें जो है दांत आ सकते हैं। तो ये भी चीज़ जो है मैंने साथ साथ बता दी, ये टीथ से रिलेटेड है, क्योंकि ओरल कैविटी की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये भी बताना आपके लिए ज़रूरी था। तो ये चीज़ भी आप याद रखें। हिट्रोडोंट टर्म, अलग अलग तरह के टीथ। थीकोडोंट जबड़े में धसे होते हैं, इसलिए 2 बार आते हैं। डिप्हायोडोंट जो डेंटल फॉर्मूला एडल्ट्स में 2 1 2 3 है, और बच्चों में 2 1 0 2, उनमें जो है प्री मोलर्स जो है आपके
नहीं पाए जाते हैं। यही चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, तो बढ़े आगे। तो आगे आते हैं हम अपने डाइजेस्टिव ग्लैंड से हमने शुरू करने वाले थे। और डाइजेस्टिव ग्लैंड जो कि पहला हमारे मुंह में माउथ में पाया जाता है ओरल कैविटी में, वो है आपका सलाइवरी ग्लैंड। और सलाइवरी ग्लैंड आपके जो है मेनली यहाँ पर आपके इसके कितने पेयर होते हैं? इसके 3 पेयर होते हैं, 3 जोड़े होते हैं, जो कि क्या क्या सिक्रीट करते हैं? ये आपका सिक्रीट करते हैं आपका म्यूकस, सलाइवा, और एक एंजाइम होता है जिसका क्या नाम है? सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, या इसे हम टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं। टाइलिन, हिंदी में भी यही सेम लिख लें, टाइलिन। हिंदी में सेम टर्म जो है यूज होती है, जहां अलग होगा मैं बता दूंगी, ठीक है। तो ये इसके अलावा आपके क्या होता है, कई सारे जो है आपके लवण भी आपके जो है मिलते हैं, आपके मिनरल्स, इनकी लवण भी आपका इसमें मिलता है। और लाइसोजाइम, एक और एंजाइम यहाँ पे पाया जाता है, वो भी यहाँ पर मिलता है। तो सलाइवरी ग्लैंड में, लार ग्रंथि में जो अगर आप ये देखें तो क्या क्या यहाँ पर होता है। एक तो आपके अगर ओरल कैविटी में बात करें, मुख गुहा में बात करें, तो आपका सलाइवा होता है, लार, म्यूकस होती है, और एंजाइम पाया जाता है सलाइवरी एमाइलेज और यानी कि टाइलिन, जो कि आपका मेन हेल्प करता है डाइजेशन में। और ये आपका मिनरल लाइसोजाइम। म्यूकस और जो सलाइवा है, ये तो आपको जो फूड आपने लिया है उसको सॉफ्ट बनाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, उसको जो है मुलायम बना देगा। मिनरल्स यानी कि लवण, ये आपका जो लार का, ये सलाइवा का जो पीएच है उसे मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। और यहाँ पर आपका सलाइवा का पीएच लिख लें। पीएच कितना होता है? पीएच 6.8 to 7.2 जो है इसका एवरेज, ऑन एन एवरेज जो है आपका पीएच होता है। तो ये चीज़ जो है आपको याद रखनी है। उसके अलावा जो आपका लाइसोजाइम एंजाइम है, ये आपकी सलाइवा में भी मिलता है। आपके अगर आपको पढ़ा लास्ट मैंने जो टॉपिक आपको पढ़ाया था स्किन, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका पसीना होता है, पसीने में भी, टीयर्स में भी, और साथ ही लार में भी आपका ये एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम, जो कि जो आपके बैक्टीरिया साथ में आ जाते हैं उनको किल करने में मदद करता है, उनको मार देता है। तो खाने के साथ जो आपके बैक्टीरिया और जो अन्य रोगाणु आ गए हैं उनको ये लाइसोजाइम एंजाइम जो है किल कर देता है। अब बात आती है मेनली आपके एंजाइम की, जो कि इस ग्लैंड में पाया जाता है, वो है आपका सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम या टाइलिन एंजाइम। ये क्या करता है, जो आपके खाने में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, CHO के आपका कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज़ करते हैं, या इसे हम स्टार्च भी कहते हैं, इस पर एक्ट करता है। और इस पर क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को जो है ये जो एंजाइम है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम या टाइलिन एंजाइम कन्वर्ट कर देता है सिंपलर फूड आइटम में, यानी कि जो आपका माल्टोस है इसमें कन्वर्ट कर देता है। तो कार्बोहाइड्रेट को जो टाइलिन एंजाइम है माल्टोज में चेंज कर देता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ शुरू हो जाता है, तो आपके वो माउथ में ही शुरू हो जाता है। तो माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड में जो आपका एंजाइम है सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम जो है कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को माल्टोज में जो है चेंज कर देता है। तो ये आपका जो है एक जो पार्ट हमने देख लिया कि डाइजेशन कंप्लीट हो गया कि कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू कर देता है, तो ये हमने देख लिया। उसके बाद आगे बढ़े। उसके बाद आपका मुख कैविटी के, ओरल कैविटी के बाद जो आपका खाना कहाँ चला गया, अगर यहाँ पर मैंने शुरुआत में एलिमेंट्री कैनाल के कैसे डिवाइडेड है उसके बारे में मैंने बताया था। पहले माउथ, फिर ओरल कैविटी, उसके बाद आपकी आती है फेरिंग्स, ग्रसनी जिसे हिंदी में कहते हैं, फेरिंग्स, ग्रसनी। ये आपकी डाइजेशन में हेल्प नहीं करती। ये जो फेरिंग्स आपका एक कॉमन पाथवे है जहां आपका खाना यानी कि फूड और एयर जो हम सांस ले रहे हैं दोनों इकट्ठे यहाँ पर आ जाते हैं फेरिंग्स ग्रसनी में। और इसके बाद जो है आपका ये फेरिंग्स क्या काम करता है, जो फूड है उसको आगे भेज देता है, यानी कि फूड पाइप जो हमारे ईसोफेगस है उसमें फूड को भेज देगा। ईसोफेगस यानी कि जो आपकी खाद्य नली है उसमें जो है फूड को भेज देगा। और जो एयर आएगी उसे कहाँ भेजेगा, एयर जो आपको एयर को, वायु को रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि जो आपका ट्रैकिया है, वातनली है, उसमें एयर को भेज देता है। तो यहाँ पर सिर्फ इसका इतना सा काम है, ये आपका जो है डाइजेशन में कोई हेल्प नहीं करता।
उसके बाद जो फूड है वो उसे आगे भेज देगा, यानी कि इसोफेगस के पास, खाद्य नली के पास। तो इसोफेगस में भी आपका जो है डाइजेशन जो है आपका यहाँ पर भी नहीं होता, यहाँ पर भी पाचन की प्रक्रिया नहीं होती। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि खाद्य नली में, इसोफेगस में पाचन होता है या नहीं होता, डाइजेशन होती है या नहीं होती। तो यहाँ पर आपका डाइजेशन नहीं होता है। और इसोफेगस में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है सबसे ज्यादा होती है, और ये क्या होती है अभी बता दूंगी। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन गति सबसे ज्यादा होती है। वैसे तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल में, पूरी आहार नाल में, माउथ टू एनस आपकी ये मूवमेंट होती है, लेकिन सबसे ज्यादा आपकी इसोफेगस में होती है, खाद्य नली में होती है। और ये मूवमेंट क्या होती है, ये मूवमेंट कुछ इस तरह से होती है, यानी कि जो हमने फूड लिया है उसको आगे धकेलने की जो मूवमेंट है, गतिविधि है, प्रोसेस है, उसे हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या क्रमाकुंचन गति कहते हैं। क्वेश्चन आए तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल में सबसे ज्यादा ये मूवमेंट कहाँ पाई जाती है, तो आंसर आपका होगा इसोफेगस या खाद्य नली में होती है। और इसोफेगस या खाद्य नली के बाद आपकी एलिमेंट्री कैनाल में नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट आते हैं आपका स्टमक या अमाशय। तो स्टमक में भी आपका एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, कौन सा होता है ये हम पढ़ेंगे, और किस चीज का डाइजेशन होता है ये भी हम देखेंगे। तो आगे बढ़े, चलिए। पूरी उम्मीद करती हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक एक चीज समझ में आए डाइजेशन की, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे वीडियो के बाद में कमेंट करके जरूर पूछ लें। प्लीज वीडियो को लाइक करते चले, शेयर जरूर कर दें। तो नेक्स्ट हमने देखा इसोफेगस फूड पाइप के बाद आपका जो है, आपका क्या आ जाता है, आपका आता है स्टमक, यानी कि अमाशय। और ये आपका किस तरह का होता है, ये आपका होता है जे शेप्ड। आपका जो है स्टमक होता है, तो कई बार पूछ लेता है जे शेप का जो है आपका जो है स्टमक कुछ इस तरह से जो है आपका होता है, इस तरह से आपका जो है स्टमक जो है आपका होता है। और स्टमक में आपका क्या क्या मिलता है, अमाशय में आपका होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस जो है आपका यहाँ पर होता है, और आपका होता है एंजाइम। तो मेन चीज़ें जो है आपकी यहाँ पर ये होती है। तो कौन कौन सी होती है, एक तो एसिड होता है, म्यूकस और एंजाइम जो है आपका यहाँ पर होता है। तो HCl जो है आपका, इसका मेन काम क्या है, तो जो HCl है ये आपका pH मेंटेन करता है, यानी कि अभी तक हमारे माउथ में हमने देखा था 6.8 to 7.2 pH था जो हमने खाने का, वहाँ पर क्योंकि सलाइवा में इतना pH होता है, तो आपका जो फूड का भी सेम pH होगा। तो यानी कि एल्कलाइन pH आपका जो है मुख में बन जाता है खाने के साथ, वो pH आपके शरीर बॉडी में आता है। यानी कि स्टमक में जो आपका फूड आया है मुंह से, माउथ से, वो उसका पीएच जो है क्योंकि अल्कलाइन है, और उस अल्कलाइन पीएच को कन्वर्ट कर देता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम में, क्योंकि इसका जो पीएच है वो कितना होता है 1.5। तो यहाँ पर आपका जो फूड आ जाता है, क्योंकि HCl उसके साथ मिल जाता है, तो अब उस फूड का पीएच कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप यहाँ पर जो पीएच हो जाएगा आपका 1.5, क्योंकि ये आपका एसिडिक मीडियम होता है, एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो फूड के साथ मिलकर आपका मीडियम कैसा बना देता है 1.5 जो है आपका एसिडिक मीडियम बना देता है। साथ ही क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो जो उस फूड के साथ जो बैक्टीरियाज आ रहे हैं उनको भी आपका किल कर देता है, मार देता है। इसी तरह अगर आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा कई बार एसिडिटी हमें बन जाती है, बहुत स्पाइसी फूड खा लेते हैं तो एसिडिटी बन जाती है। क्यों बनती है, क्योंकि जो HCl है आपकी बॉडी में ज़्यादा सिक्रेट होने लगता है। म्यूकस और जो आपके बाकी यहाँ पर मिनरल्स होंगे, लवणस होंगे, तो म्यूकस का काम क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो आपकी अभी मैंने बताया था जो स्टमक है अमाशय की, जो आपकी अंदरूनी जो लेयर है, अंदरूनी जो इंटरनल लेयर है, अंदरूनी जो परत है, उसको बचाने के लिए ये आपका हेल्प करता है। तो म्यूकस जो है आपकी प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा करता है स्टमक की लाइनिंग को, किससे, कि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से जो है उसका वो डिस्ट्रॉय ना हो, वो इरोजन ना हो। कई बार आपने देखा होगा कि जलन होती है, बहुत सारी जलन होती है पेट में। क्यों होती है, क्योंकि एसिडिटी हो जाती है, उसके बाद जो आपकी स्टमक की जो इंटरनल लेयर है, लाइनिंग है, उससे उसको ये जो है आपका ख़राब करने लग जाती है, उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि ज़्यादा सिक्रेट हो गया। तो वो ना हो,
इसलिए प्रोटेक्ट कौन करता है? म्यूकस लाइनिंग इससे जो है आपका प्रोटेक्ट करती है स्टमक की लाइनिंग को। तो इसका ये काम है प्रोटेक्शन का, सुरक्षा देती है आपकी स्टमक की अंदरूनी जो आपकी परत है लाइनिंग को, उसको। और यहाँ पर एंजाइम कौन सा पाया जाता है? तो आपके दो एंजाइम यहाँ पर पाए जाते हैं, एक है आपका पेप्सिन एंजाइम और एक है आपका रेनिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम आपका हमारे अंदर यानी कि एडल्ट्स के बाद जो है वह पाया जाता है, और ये आपके बच्चों में पाया जाता है। ये एडल्ट क्या, ये सभी में पाया जाता है, बच्चों में ये पाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे जो बच्चे बड़े होते हैं तो एडल्ट होने के बाद ये जो आपका एंजाइम नहीं मिलता, उसके बाद जो है सिर्फ पेप्सिन एंजाइम जो है हमारी बॉडी में पाया जाता है। और ये एंजाइम का काम क्या है? ये आपकी बॉडी में जो है आपका प्रोटीन का डाइजेशन जो है करता है। तो प्रोटीन का डाइजेशन का जो इनिशिएशन है, अगर क्वेश्चन आए प्रोटीन के डाइजेशन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आपके स्टमक में जाकर होती है। कौन से डाइजेशन, कौन से एंजाइम के द्वारा होती है? तो पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होती है। और जो रेनिन जो एंजाइम है, ये जो मिल्क में जो आपका प्रोटीन पाया जाता है, जो बच्चे दूध लेते हैं तो उनके दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका डाइजेशन जो है आपका रेनिन एंजाइम के द्वारा बच्चों में होता है। अब जो ये बात करें हम इस एंजाइम की, पेप्सिन जो आपका एंजाइम है इसकी बात करें, तो पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? जो आपका फूड यहाँ पर आया उसमें जो प्रोटीन होगा, उस प्रोटीन को जो है ये जो पेप्सिन एंजाइम जो है कन्वर्ट कर देता है सिंपलर टर्म्स में, यानी कि सिंपलर फूड पार्टिकल्स में, यानी कि पेप्टोन्स में। किसमें? पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स या पॉलीपेप्टाइड्स में जो है ये से चेंज कर देता है पेप्सिन एंजाइम। हिंदी में आप सेम टर्म्स लिखेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। हिंदी में पेप्टोन्स लिख ले, पेप्टाइड्स लिख ले। तो प्रोटीन में को जो है डाइजेस्ट करने का काम कहाँ से शुरू होता है? स्टमक में, आमाशय में। कौन से एंजाइम के द्वारा? पेप्सिन के द्वारा। और पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम कौन करता है? इसे एक्टिवेट करने का काम करता है HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब आपके फूड के साथ मिल जाता है तो आपका, क्योंकि उसका एसिडिक pH हो जाता है, उसके बाद ही आपका पेप्सिन एंजाइम जो है एक्टिवेट होता है कि वो प्रोटीन का डाइजेशन जो है यहाँ पर शुरू करे। तो HCl का एक और काम लिख लें आप कि आपके पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करने का भी ये जो है आपका काम करता है। तो ये था आपका कि प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो आपके स्टमक में, आमाशय में शुरू हो जाता है। तो समझ आ गया कहाँ प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे स्टमक के बाद आपकी शुरू हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। तो पहले बात हम करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत। तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी आगे 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन से? यहाँ लिख ले, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। 3 पार्ट्स में जो आपके डिवाइड है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ड्यूडेनम पार्ट है, इसमें 2 ऑर्गन्स के द्वारा जो है अपनी सिक्रेशंस जो है प्रोड्यूस की जाती है। और कौन कौन से ऑर्गन है? वो है आपका लीवर, यानी कि जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? यकृत, और अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास। ये दोनों अपने जो सिक्रेशंस हैं वो आपके ड्यूडेनम में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, छोटी आंत का पार्ट है, उसमें जो है मिक्स कर देते हैं। लीवर जो है, लीवर के द्वारा, अब यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं, लीवर एक जूस सिक्रेट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? बाइल जूस। क्या कहते हैं? बाइल जूस जो है आपका लीवर जो है आपका सिक्रेट करता है। और बाइल जूस को हिंदी में हम क्या कहते हैं? पित्तरस। पित्तरस जो है आपका, ये भी जो है डाइजेशन में डायरेक्टली हेल्प नहीं करता, ये आपके डाइजेशन में यानी कि पाचन की प्रक्रिया में इनडायरेक्टली हेल्प करता है। तो ये चीज़ याद रखे, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऑर्गन जो है डाइजेशन में जो है हेल्प
नहीं करता लेकिन इनडायरेक्टली हेल्प करता है, तो वो आपका बाइल जो है लीवर करता है। क्यों? क्योंकि जो लीवर बाइल जूस जो सिक्रेट करता है, इसका काम क्या है? इसका काम सिर्फ ये है कि जो फैट्स है, फैट के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आपके जो फूड में मिले हुए हैं, उन फैट्स को, ये क्या है आपका फैट्स, वसा, इन फूड पार्टिकल्स को तोड़कर छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स में जो है कन्वर्ट कर देता है। तो बाइल जूस क्या करेगा? बाइल जूस का ये काम है कि ये जो आपके फूड में फैट्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, उसको छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है, और इसको हम बोलते हैं एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स यानी कि वसीयकरण। इससे क्या होगा कि जो फैट्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल आपके फूड में थे, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे, जिससे कि अब इसका क्या होगा, इसका जो सतही क्षेत्रफल होगा, इसका जो सरफेस एरिया होगा, वो बहुत ज़्यादा होगा, और इस पर अब इनका जो डाइजेशन करना, इनका पाचन करना हमारी बॉडी के द्वारा अब क्या हो जाएगा, अब आसान हो जाएगा। अगर बड़े बड़े फैट पार्टिकल्स रहेंगे तो इनका डाइजेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता, लेकिन पित्त रस जो है, बाइल जूस हमारी इसमें हेल्प कर देता है, इन बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, ताकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो सके और ये इनका डाइजेशन जो है आपका इजीली जो है हो सके। तो ये होता है आपका लीवर का डाइजेशन में मेन काम, कि ये जो है इनडायरेक्टली हेल्प कर देता है बाइल जूस के थ्रू फैट्स के बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ये आपका जो है काम करता है। और उसके बाद ये जो बाइल जूस जो है आपके, ये बाइल जूस जो अपने सिक्रेशन है, यानी कि जो लीवर बाइल जूस को किस में मिला देता है, डुओडेनम में मिला देता है, जो कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। स्टमक से अभी तक हमारा फूड कहाँ था, स्टमक में था, आमाशय में था। स्टमक से आपका फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की पहले पार्ट यानी कि डुओडेनम में आता है, और डुओडेनम में ही जो लीवर है बाइल जूस को मिला देता है, जिसके फैट मॉलिक्यूल्स जो है आपके छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद पैनक्रियास क्या करेगा? पैनक्रियास क्या करता है, यहाँ पे अब मिटा रही हूँ मैं। पैनक्रियास आपका एक जूस सिक्रेट करता है। कौन सा जूस? ये करता है आपका पैनक्रिएटिक जूस। पैनक्रिएटिक जूस यानी कि अग्नाशय जूस, इसके पास ये पैनक्रिएटिक जूस से क्या होगा, अभी तक जो हमारा फूड था वो हमारे स्टमक में था, आपके पेट में, स्टमक में था, आपका आमाशय में था, वहाँ पर मीडियम क्या था, एसिडिक था, 1.5 pH हमने देखा था HCl के कारण। अब एसिडिक मीडियम था, अब वो फूड जब आपके डुओडेनम में आया, क्योंकि उसका pH जो है एसिडिक है, और पैनक्रियास के द्वारा 3 एंजाइम आपके सिक्रीट होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। और ये एंजाइम तभी काम करते हैं जब आपका जो मीडियम है वो आपका बेसिक हो, एल्कलाइन नेचर हो। तो पैनक्रियाटिक जूस जो है, जो आपके डुओडेनम में जाकर मिल जाता है, पैनक्रियास का जूस डुओडेनम में, तो वो फूड पार्टिकल्स, जो फूड जो अभी तक एसिडिक उसका मीडियम था, उसे चेंज कर देता है बेसिक मीडियम में, यानी कि एल्कलाइन मीडियम में। और उसके बाद जो यहाँ पर पैनक्रियाज में जो आपके यहाँ पे 3 एंजाइम जो यहाँ पे सिक्रीट होते हैं, कौन कौन से, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। ये जो एंजाइम क्या करेंगे, जो फूड आया है उसमें, उस फूड में जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन का डाइजेशन, वैसे तो अब आप कहेंगे कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि आपके स्टमक में हो गया तो यहाँ पर दोबारा क्यों हो रहा है, तो बाकी जो कुछ तो हो गया है, प्रोटीन का डाइजेशन आपका शुरू हो चुका है स्टमक में, लेकिन अगर फिर भी कोई प्रोटीन रह गया है तो उसका डाइजेशन आपका डुओडेनम में, जो आपका पैनक्रियास का जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, ये प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पर दोबारा से हो जाता है ट्रिप्सिन के द्वारा, यानी कि जो प्रोटीन रह गया जिसका डाइजेशन अभी तक नहीं हुआ, उसका डाइजेशन अब डुओडेनम में आकर पैनक्रियास के ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा हो जाता है, और ये प्रोटीन आपका पेप्टोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह जो आपका लाइपेज एंजाइम है, ये आपका क्या कर देगा, यहाँ पर आपका फैट्स का डाइजेशन हो जाएगा। अब फैट्स का डाइजेशन अभी तक नहीं हुआ था, फैट्स का डाइजेशन अभी तक नहीं हुआ था। आप कहेंगे कि फैट्स का डाइजेशन बाइल जूस के द्वारा हुआ था, नहीं हुआ था। मैंने बोला था सिर्फ फैट्स के मॉलिक्यूल्स को तोड़ा गया है, उनको छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में तोड़ दिया गया है ताकि उनका इजीली डाइजेशन हो सके, लेकिन अभी तक फैट्स का डाइजेशन जो है आपका शुरू नहीं होता है। तो फैट्स का डाइजेशन आपका शुरू होता है
पैंक्रियाज के लाइपेज एंजाइम के द्वारा डुओडेनम में जाकर, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और ये फैट्स जो है अब इस एंजाइम के द्वारा, लाइपेज एंजाइम के द्वारा कन्वर्ट किस में कर दिए जाते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर दिए जाते हैं। इसी तरह जो आपका यहाँ पर आया, जो इस फूड पार्टिकल में अब जो आपके कार्बोहाइड्रेट रह गए हैं, स्टार्च रह गए हैं, कुछ उनका डाइजेशन आपके ओरल कैविटी में हो चुका था, फिर भी ऐसा कोई स्टार्च रह गया है, कार्बोहाइड्रेट रह गया जिसका डाइजेशन नहीं हुआ, वो आपका एमाइलेज एंजाइम के द्वारा वो भी यहाँ पर हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा आपका माल्टोज में। क्लियर। तो यहाँ पर हमने देखा कि डुओडेनम में आपका जो है हो जाता है, डाइजेशन कैसे होता है। और ये चीज़ याद रखिएगा कि पैंक्रियाज में 3 एंजाइम पाए जाते हैं, और पैंक्रियाटिक जूस में जो तीनों एंजाइम पाए जाते हैं, ये तीनों ही जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन, तीनों का ही डाइजेशन जो है पैंक्रियाटिक जूस में आपका हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में डुओडेनम में आपका इस तरह से लीवर और पैनक्रियास के द्वारा जो है, जो अपना जो प्रोडक्ट है दोनों मिला देते हैं डुओडेनम में, और यहाँ पर इस तरह से डाइजेशन जो है आपका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम पार्ट में। उसके बाद जेजुनम आ जाता है। जेजुनम में एज सच कोई डाइजेशन जो है आपका नहीं होता है, तो ये चीज़ याद रखना है। उसके बाद ये सिर्फ एक पाथवे का काम करता है, आगे फूड पार्टिकल को आगे को भेजने का काम करता है। उसके बाद आपका आता है इलियम। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इलियम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन है, सबसे ज़्यादा डाइजेशन है हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे ज़्यादा डाइजेशन जो है आपका इलियम में ही होता है। और सबसे ज़्यादा जो लंबा पाचन अंग है, सबसे लंबा जो डाइजेस्टिव जो पार्ट है, वो भी आपका इलियम ही है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आ गया इलियम। क्या आ गया? इलियम। तो ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं इलियम के बारे में। जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। और इलियम मैंने बोला कि सबसे जो क्या है, लॉन्गेस्ट होता है, सबसे लॉन्गेस्ट डाइजेस्टिव पार्ट है, और सबसे ज़्यादा जो डाइजेशन है, पाचन है, वो भी इसी में होता है। अब कौन से एंजाइम्स के द्वारा इसका पाचन होता है तो देख लें। तो अब जो डाइजेशन अभी तक हुआ था कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का, अब पूरी तरह से जो कंप्लीट डाइजेशन होगा, कंप्लीट डाइजेशन आपका इलियम में जाकर होता है। इलियम के एंजाइम के द्वारा जो है आपका होता है। कौन कौन से एंजाइम जो है यहाँ पर आप देख लें। तो हमने देखा था कि अभी तक हमारे माउथ में, ओरल कैविटी में, और जो बचा कुचा था वो पैनक्रियाटिक जूस में, दोनों कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, और वो कन्वर्ट हो गए थे माल्टोज में। माल्टोज में अब माल्टोज जो आपका कन्वर्ट कर दिया जाता है आपके इलियम का एक एंजाइम है माल्टेज। माल्टेज एंजाइम क्या करेगा, इस माल्टोज को जो है आपका फिर जो है कन्वर्ट कर देगा, और इस माल्टोज को जो है आपका कन्वर्ट करके सिंपलर फूड सब्सटेंस यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट डाइजेशन जो है आपका कार्बोहाइड्रेट का हो चुका है माल्टेज एंजाइम के द्वारा। माल्टोज को जो है ग्लूकोज में चेंज कर दिया है, और अब ये जो ग्लूकोज है रेडी है हमारी बॉडी में स्टोर होके, यानी कि हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है, और फाइनली हमें ग्लूकोज से जो है एनर्जी यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन जो है इस तरह से हो जाता है। उसके बाद आपका जो है लैक्टोज जो रह जाता है, लैक्टोज होगा, लैक्टेज एंजाइम होता है, जो फूड में लैक्टोज होगा वो कन्वर्ट कर दिया जाता है लैक्टेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। उसके बाद आपका जो पेप्टोन्स हैं, प्रोटीन का डाइजेशन होकर हमने देखे थे, पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स या पॉलीपेप्टाइड्स, और इनका जो डाइजेशन होके ये सिंपलर फूड टर्म्स में कंप्लीट हो जाएंगे, और ये चेंज हो जाएंगे एमिनो एसिड में। एमिनो एसिड में जो है आपके चेंज हो जाते हैं। और जो पेप्टोन्स को कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, कौन सा एंजाइम, पेप्टाइडेज।
तो पेप्टाइडेज एंजाइम जो कि इलियम में होगा, वो जो हमारा पेप्टोन्स में जो प्रोटीन कन्वर्ट हो चुका था अब तक, उस पेप्टोन्स को फाइनली एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, जिससे कि जो है हमें अब यहाँ पर प्रोटीन से भी कंप्लीट डाइजेशन हमें मिल जाएगी, यानी कि कंप्लीट प्रोटीन हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होकर हमें एनर्जी यहाँ पर एमिनो एसिड के रूप में दे देगा। उसके अलावा जो आपके न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम भी यहाँ पर होता है, न्यूक्लियोटाइडेज, ये क्या करता है, जो आपके फूड बाकी जो आरएनए या डीएनए है उसका डाइजेशन जो है आपके यहाँ पर कर देता है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पर आकर आपका जो पार्शियल डाइजेशन अभी तक हुआ था, कार्बोहाइड्रेट जो कि अभी तक सिर्फ वो माल्टोस में कन्वर्ट हुए थे, प्रोटीन्स पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो गए थे, फैट्स जो है पहले ही कन्वर्ट हो गए थे सिंपलर फूड टर्म्स में, यानी कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। हमने देखा था कि पेनक्रियाज ने जो आपका लाइपेज एंजाइम जो सिक्रेट किया था पहले, लाइपेज एंजाइम क्या करेगा, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में सिंपलर फूड टर्म्स में पहले ही कंप्लीट उसका डाइजेशन कर देता है, उससे आपको एनर्जी मिल जाएगी। माल्टोस जो कि कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट माल्टोस में कन्वर्ट कर दिया था। अब माल्टोस को पूरी तरह से इलियम का एंजाइम माल्टेज जो है कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देगा ग्लूकोज में, जिससे कि आपको एनर्जी मिल जाए। प्रोटीन जो पेप्टोन्स स्टमक में हमारा जो प्रोटीन था पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो गया और उसका कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पर हो गया और एमिनो एसिड में इसमें चेंज होकर हमें इससे एनर्जी मिल जाती है। तो कंप्लीट डाइजेशन जो आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा डाइजेशन और जो कंप्लीट डाइजेशन होती है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में होती है। तो इलियम में अगर आप इसका ये आपके अगर इलियम है, ट्यूबिंग है, इसको अगर आप डाइसेक्ट करके देखें तो इलियम के जो अंदर इन पार्ट जो है एक छोटे छोटे जो है रसांकुर पाए जाते हैं। ये क्या है, रसांकुर, इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई, जो कि क्या काम करते हैं, ये क्या करेंगे, अब जो हमारा फूड जो है अब यहाँ पर डाइजेस्ट हो रहा है, पाचित हो रहा है, इसको एब्जॉर्ब करने में मेनली आपका काम करते हैं। तो माइक्रोवाइल क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन तो होता ही है और साथ में लार्जेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन होता है फूड का वो भी आपका इलियम पार्ट में ही होता है। तो एब्जॉर्प्शन में जो है मेनली जो रसांकुर है ये माइक्रोविलाई जो है हेल्प करते हैं, ताकि यहाँ पे जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, इनका कंप्लीट डाइजेशन के साथ इनका जो एब्जॉर्प्शन है वो भी यहाँ पर हो सके। तो इनका जो एब्जॉर्प्शन है वो भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है आपका होता है। कंप्लीट एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन जो है आपका यहाँ पर फूड का हो जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमारी क्या रह गई, अब हमारी रह गई लार्ज इंटेस्टाइन। ये आ गई लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। बड़ी आंत 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सिक्कम, कोलोन और रेक्टम। सिक्कम में ही आपका यहाँ पर जो लार्ज इंटेस्टाइन, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन आएगी, उसमें एक पार्ट अटैच होता है सिक्कम के साथ, वो होता है आपका अपेंडिक्स, जो कि आपका क्या है, एक अवशेषी अंग है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, ऑर्गन या अवशेषी अंग, यानी कि वेस्टिजियल ऑर्गन या अवशेषी अंग किसे कहते हैं, ऐसे ऑर्गन जिसका अभी हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वजों में, एंसेस्टर्स में इनका काम था, लेकिन हमारे शरीर में अब इनका कोई काम नहीं है। ऐसे ऑर्गन्स को हम वेस्टिजियल ऑर्गन या अवशेषी अंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपेंडिक्स, कैसे, जो हम जब हम जो आपके पहले पूर्वज थे, हम क्योंकि घास फूस खाते थे पहले, तो घास फूस में क्या होता है, सेलुलोज होता है। तो ये आपका मेनली काम करता था यहाँ पर जो अपेंडिक्स पार्ट है, इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का, इस सेलुलोज को यह ग्लूकोज में जो है कन्वर्ट कर देता था। लेकिन अब हमारा लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो चुका है, हम पकाकर खाना खाते हैं, तो अब इस अपेंडिक्स का हमारे शरीर में कोई काम नहीं रह गया, तो इसे हम वेस्टिजियल ऑर्गन या अवशेषी अंग कहते हैं। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में जो आपका निकटेटिंग मेम्ब्रेन है, आंख के अंदर यहाँ पे होती है पिंकिश कलर की निकटेटिंग मेम्ब्रेन, ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन है। आपके कान का जो ये पिन्ना है,
ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन है। पीछे आपके कोकिक्स पार्ट में स्पाइनल कॉर्ड के नीचे एक टेल जैसा पार्ट होता है, वो भी आपका वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो याद रखिएगा, सिक्कम में अपेंडिक्स जो है आपका होता है, और इस अपेंडिक्स में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो आपको पता होगा उसे हम क्या बोलते हैं, अपेंडिसाइटिस। इस अपेंडिक्स में अगर इन्फेक्शन हो जाए उस बीमारी को अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में इसका कोई काम नहीं है तो डॉक्टर्स इसको ही काट देते हैं, यानी कि अपेंडिक्स को ही हमारी बॉडी से काट देते हैं कि इसका हमारे शरीर में कोई काम तो है नहीं, अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको ही काट देते हैं। सिक्कम के बारे में आपको ये याद रखना है। उसके बाद आपका आता है लार्ज इंटेस्टाइन का कोलोन पार्ट। अब जो बाकी फूड हमने देखा था कि इलियम में मैक्सिमम जो फूड आपका एब्जॉर्ब हो चुका है, डाइजेशन हो चुका है, बाकी जो फूड आपका सिक्कम के बाद कोलोन में आता है, अगर उसमें फूड सब्सटेंस है वेस्ट से आप कहेंगे जो पार्टिकल्स आपके कोलोन तक आ रहे हैं, उसमें से ये कोलोन का काम क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। उसमें अगर कोई पानी रह गया है, फ्लूइड रह गया है, तो उसका डाइजेशन जो है आपका, उसका डाइजेशन नहीं कहेंगे, एब्जॉर्प्शन जो है आपका कोलोन के द्वारा होता है। तो कोलोन क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो उसके उसमें जो सब्सटेंस में रह गया है। कोलोन के बाद आपका आता है रेक्टम। रेक्टम में जो आपका वो वेस्ट सब्सटेंस कोलोन के बाद कहाँ आ गया, रेक्टम में। यहाँ पर क्या होता है, आपका वेस्ट जो है आपका स्टोर होता है, स्टोरेज ऑफ वेस्ट। स्टोरेज ऑफ वेस्ट जो है आपका यहाँ पर होता है। और रेक्टम के ये आपके यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन कंप्लीट हो गई, सिक्कम कोलोन रेक्टम के बाद। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आपका आता है एनस या गुदा। यहाँ पर जब आपको अर्ज होती है, ये आपका जो स्टोर ज़्यादा हो जाता है रेक्टम में, वेस्ट सब्सटेंस जो है ज़्यादा स्टोर हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग, अर्ज के अकॉर्डिंग जो है एनस से यानी कि गुदा से ये जो वेस्ट है आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस था, सिस्टम था कि कैसे फूड आपके शरीर में एंटर किया, कैसे अलग अलग डाइजेस्टिव ग्लैंड या डाइजेस्टिव जो ऑर्गन्स थे उनमें कौन कौन से जूस थे, कौन कौन से एंजाइम्स थे जिसने हेल्प की जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स को सिंपलर फूड आइटम्स में कन्वर्ट करने की, कौन सा एंजाइम कहाँ प्रोड्यूस किया, कहाँ प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हुआ, कहाँ आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हुआ, ये सब आज हमने एक वीडियो में समझ लिया है। तो पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र आपके शरीर में काम करता है। फिर भी कोई भी डाउट रह गया हो, आप वीडियो के बाद में मुझे कमेंट करके पूछ लें, या फिर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर तीनों पर ही अकाउंट है, वहाँ पर भी डायरेक्ट मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं। दक्षता एकेडमी लोगों के साथ हमारा चैनल मिल जाएगा अगर आप पूरा दक्षता एकेडमी करके वहाँ पर जाकर चैनल को सर्च करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और शेयर करें। थैंक यू।